गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपको हम इस ऑडियो के माध्यम से यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पहले भी एक आपको आपके पास प्रेषित कर चुके हैं और इसमें यूरोपीय कंपनियों में से हमारी फ्रांसीसी कंपनी अभी बची हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो हमारी यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास पुर्तगालीज आए और उसके बाद हमारे डच आए और उसके बाद हमारे अंग्रेज़ आए और उसके बाद हमारे डेनिस, देन कम फ्रांसीसी। यानी जो हमारे फ्रांसीसी है वो हमारी चौथी यूरोपीय कंपनी है, जिसका भारत में 1664 में आगमन हुआ। दोस्तों, भारत में व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रविष्टीय यूरोपीय देशों में सबसे अंत में आने वाले हैं हमारे फ्रांसीसी, यानी हेनरी चतुर्थ, रिचल और कोलबर्ट जैसे कुछ फ्रांसीसियों ने पूर्वी व्यापार का महत्व महसूस किया और कोलबर्ट सम्राट लुई 14वें का जो मंत्री था, उसके लगातार प्रयासों के बाद 64 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी द इट्स ओरिएंटल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दोस्तों? कंपनी द इट्स ओरिएंटल नाम दिया गया। इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण था। 1667 में 1667 में फ्रांसीसी कैरोन या फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत आता है। इसके साथ इम्फॉन, ईरान का निवासी मरकारा भी था और 1668 में इस दल ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की। दोस्तों, मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त कर लिया। भारत के पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में दूसरा कारखाना खुला। फ्रांसीसी मार्टिन को सूरत और मछलीपट्टनम की जिम्मेदारी सौंप दी गई और फिर देखते हैं फ्रांसिस मार्टिन ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। 1672 में फ्रांसीसियों ने उसके नेतृत्व में तंजावुर के शासक से मद्रास के निकट सेंट थोम को प्राप्त किया, किंतु अगले वर्ष उसका जो जल सेनापति दिल्लाहे गोलाकुंडा के सुल्तान और डचों की संयुक्त सेना से पराजित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सेंट थोमे डचों के पास चला गया। इसी बीच फ्रांसिस मार्टिन और बेलांग लिस्पिने ने वालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट प्राप्त कर लिया। इसी गांव को पांडुचेरी के रूप में फ्रांसीसियों ने 1674 ईस्वी में विकसित कर डाला। पूरी तरीके से किलेबंदी की और 1674 में
स्थापित पांडिचेरी को 1701 में पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया। इसीलिए फ्रांसिस फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, बंगाल में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके 1692 में चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध एक केंद्र स्थापित किया और इसी समय यूरोप में और फ्रांसीसियों के मध्य प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, जिसका प्रभाव भारत में पड़ा और यहां दोनों के बीच संघर्ष हुआ। फलता क्या हुआ? दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता पहले से चल रही है और भारत में दोनों के बीच संघर्ष हो गया, अपने अपने प्रभुता को स्पष्ट करना, अपने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। और पांडुचेरी को डचों ने 1693 में अपने आधिपत्य में ले लिया और 5 वर्षों तक अपना शासन कायम रखा। 1697 में यानी 1697 में रेजविक की संधि द्वारा फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। फ्रांसिस मार्टिन को पुनः पांडुचेरी का गवर्नर बना दिया गया और उसने उनकी समृद्धि को लौटाया तथा कलकत्ता से अधिक समृद्ध शहर माना जाने लगा। 1706 और 1720 के मध्य फ्रांसीसियों की गतिविधियां एक तरीके से देख लिया जाए तो निष्क्रिय रही, यानी में उसकी किसी प्रकार की गतिविधियां संपादित नहीं हुई। उन्होंने सूरत और मछलीपट्टनम की फैक्ट्रियां बंद कर दी। ये सब फ्रांस की आंतरिक राजनीति के कारण हुआ। इस दौरान दोस्तों पांडिचेरी के 5 गवर्नर हुए, किंतु कोई भी मार्टिन की मजबूत बुद्धिमत्तापूर्ण नीति का अनुसरण नहीं कर सका और 1720 से 1742 ईस्वी के मध्य पांडिचेरी के नए गवर्नर लिनो और ड्यूमा बनाए गए। इसके नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी ने पुनः विकास करते हुए दोस्तों समृद्धि प्राप्त की, समृद्धता वापस आई। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार समुद्र तट स्थित माहे और 1739 में कार्लाइन पर अपना अधिकार करके कंपनियां खोली। आगे चलकर हम देखते हैं कि 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों की नीति में अमूलचूल परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार बना लिया। सभी की तरह इन्होंने भी अपना राजनीतिक कस्ता लपेटने का प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी और इससे भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हो गया। यानी जहां पैर पे पैर रखने का इरादा आता है वहां समझ लीजिए कि कुछ न कुछ होना है। संघर्ष करना आरंभ हो गया और इसी के साथ अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष होता है। दोस्तों, भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। क्यों होता है? एंग्लो फ्रेंच युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रारंभ होता है और उस समय फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था तथा मछलीपट्टनम, कार्लाइन, माहे, सूरत, चंद्रनगर में उनके उप कार्यालय थे। दूसरी ओर अंग्रेजों की मुख्य बस्तियां मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में थी तथा अनेक उप कार्यालय थे। अंग्रेज इन फ्रांसीसियों का भारत में संघर्ष कर्नाटक से प्रारंभ होता है। इन दोनों का कहां से शुरू होता है? कर्नाटक से शुरू होता है। यानी कर्नाटक का प्रथम युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट जब पूछा जाता है 1746 से 1748 तक। यानी कर्नाटक उस समय हैदराबाद सूबे का अंग था। यही अंग्रेज और फ्रांसीसियों के युद्ध हुआ। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की जो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी, इस युद्ध का पहला कारण था क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती थी। ऐसी परिस्थितियों में दोनों के मध्य संघर्ष होना तो अनिवार्य था ही और 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में शुरू हुआ। इस युद्ध का प्रभाव भारत स्थित अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों पर भी हुआ।
यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे, अतः भारत में वे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हुए जबरदस्त एक दूसरे को लोहा मनवा रहे थे। फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर का इस संबंध में कथन है, अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी। क्या कहा वॉल्टेयर ने? अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी। दोस्तों, 1744 ईस्वी के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार जैसे ही भारत पहुंचता है, उसी समय भारत में फ्रांसीसी बस्ती की केंद्र पांडिचेरी का गवर्नर उस समय डुप्ले हुआ करता था। दूसरी ओर मद्रास की अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर निकोलस मोर्स था। डुप्ले फ्रांसीसी जलशक्ति के निर्बलता से परिचित था और उसने अपने अंग्रेजी गवर्नर मोर्स के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी को पहले ही अपने गवर्नर को यह सूचना दोस्तों प्राप्त हो चुकी थी। इसके बाद इंग्लैंड से कमांडर बॉर्नेट की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा उसकी सहायता के लिए आया और इसी कारण गवर्नर मोर्स ने डुप्ले को किसी एक प्रकार के आश्वासन नहीं दिया। मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने अंग्रेजों की ओर से निराश होकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया। किससे किया? अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। अनवरुद्दीन ने आदेश पर अंग्रेज भी शांत हो गए, क्योंकि वे नवाब को युद्ध की वजह से क्रुद्ध नहीं कराना चाहते थे। इस कूटनीति का सहारा लेकर डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की उस समय रक्षा कर ली, जबकि फ्रांसीसी जलशक्ति बहुत उस समय निर्बल थी। मॉरिशस एक अन्य फ्रांसीसी बस्ती थी। उसका गवर्नर ला बोर्डाने था। डुप्ले ने उसे सहायता देने के लिए लिखा। जुलाई 1744 तक वह अपनी सेना सहित भारत के कोरोमंडल तक पहुंचा और उसने दोस्तों अपने कमांडर बॉर्नेट के उत्तराधिकारी पैटन को, जो कि एक अयोग्य अधिकारी था, जल युद्ध में पराजित करके उसकी लंका की ओर भगा दिया। दोस्तों, फ्रांसीसियों के लिए कोई बाधा नहीं थी, अतः डुप्ले तथा ला बोर्डूने ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया और सितंबर 1746 ईस्वी में उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। आगे इतिहासकार रॉबर्ट्स के अनुसार डुप्ले तथा ला बोर्डूने अधिक समय तक पारस्परिक सहयोग से कार्य नहीं कर सके। इनके सहयोगात्मक भावना वो बहुत अल्प समय की थी। डुप्ले मद्रास को अपने अधिकार में लेना चाहता था, जबकि ला बोर्डूने का विचार था कि मद्रास से फिरौती लेकर उसे पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया जाए। इसी बात पर दोनों में मतभेद हो गया। अतः ला बोर्डूने ने 4 लाख पाउंड के विशाल राशि को रिश्वत के रूप में स्वीकार करके मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया और स्वयं वहां से चला गया। मद्रास को वापस करना डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध, इसलिए ला बोर्डूने के जाते ही उसने मद्रास पर आक्रमण करके उसे पुनः अधिकार में ले लिया। उसने क्लाइव सहित अनेक अंग्रेजों को बंदी भी बना लिया था। इस तरीके से हमारा ये युद्ध हुआ। उसके बाद अडियार का युद्ध होता है। अडियार के युद्ध में कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन अभी तक शांत था। उसका कारण यह था कि डुप्ले ने उसे आश्वासन दिया था कि मद्रास पर विजय प्राप्त करने के उपरांत वह उसे सौंप देगा। मद्रास
विजय करने के उपरांत डुप्ले ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया और अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना के साथ फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। आप देखते हैं कि युद्ध में कहीं भी जो हमारे वचन है उनको निभाना बहुत जरूरी होता है। मद्रास के निकट अडियार अथवा सेंट थोमे नामक स्थान पर युद्ध में फ्रांसीसियों ने अपनी थोड़ी सी सुरक्षित सेना की सहायता से नवाब की विशाल सेना पर विजय प्राप्त कर ली। इस विजय के फलस्वरूप कांग्रेसियों के विशेषकर डुप्ले की ख्याति काफी बढ़ गई। दोस्तों, इसी तरीके से अंग्रेजों द्वारा पांडुचेरी पर अधिकार करने का प्रयत्न, इसके बारे में आप देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा पांडुचेरी पर किस प्रकार से अधिकार करने का प्रयास किया गया। तो मद्रास तथा सेंट थोमे के विजयों से उत्साहित होकर फ्रांसीसियों ने जब पांडुचेरी के दोस्तों दक्षिण स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु 1.5 वर्ष के उपरांत डुप्ले इस पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका। यही कारण था कि इस बीच इंग्लैंड ने अंग्रेजों के लिए सहायता पहुंचा दी। अतः इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने उत्तर में आगे बढ़कर पांडिचेरी को घेर लिया और उसमें घेरा डाल दिया, परंतु अंग्रेजों के पास उतने संसाधन नहीं थे और उनका प्रयास असफल हुआ। अंत में उन्हें विवश होकर सेंट डेविड को वापस आना पड़ा। इस तरीके से युद्ध का अंत तथा एलासापल की संधि के साथ होती है। इस युद्ध में इधर भारत में दोनों के पक्ष युद्ध में व्यस्त थे, किंतु यूरोप में 1748 में दोनों देशों के बीच एलासापल की संधि हो गई थी। यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था, परिणाम स्वरूप उन्हें भारत में भी युद्ध समाप्त करना पड़ा। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को भारत में मद्रास, फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त हो गए। आप देखेंगे इस कर्नाटक का युद्ध इस तरीके से समाप्त हुआ। कर्नाटक के युद्ध का महत्व क्या था? तो हम देखते हैं कि बाहरी रूप से तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि इस युद्ध का अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के आंतरिक कारणों का फल था और भारतीय राजनीति से उसका कोई सीधा संबंध नहीं था। अगर ना वहां युद्ध होता तो ना युद्ध होता। जैसे वहां युद्ध खत्म हुआ वैसे यहां भी युद्ध खत्म हो गया। परंतु अब इस युद्ध से भारत की राजनीति सीमा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। युद्ध के अंत में दोनों पक्ष पूर्ववत बने रहे। फिर भी भारतीय इतिहास में इस युद्ध का विशेष महत्व रहा। इस युद्ध ने भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट कर दिया। इस युद्ध से जल शक्ति का महत्व स्पष्ट हो गया। यह बात स्पष्ट हो गई कि भली भांति प्रशिक्षित यूरोपीय सेना अनुशासनहीनता विशाल भारतीय सेना से अधिक श्रेष्ठ एवं सफल होती है। परिणाम स्वरूप अब फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी आदि विदेशी शक्तियों ने यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का दृढ़ निश्चय किया। इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय राज्य व्यवस्था कितनी जर्जर हो चुकी थी। इससे यह पता चल चुका था कि भारतीय राज्य व्यवस्था कितनी जर्जर हो चुकी थी। इस प्रकार इस युद्ध से डुप्ले के प्रयोगों एवं क्लाइव की विजयों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। किस तरीके से, अब आप समझ सकते हैं इसका क्या राजनीतिक प्रभाव हुआ। इसी तरीके से दोस्तों कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध है वो कब है? 1749 से लेकर 1754 तक। दोस्तों इस युद्ध के 4 कारण थे।
पहला कारण, इस युद्ध का वास्तविक कारण अंग्रेजों व फ्रांसीसियों की पिछली शत्रुता थी। पहला कारण क्या था? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की पिछली शत्रुता थी। दोनों एक दूसरे की शक्ति को नष्ट करना चाहते थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के अचानक समाप्त किए जाने से दोनों ही निराश हो गए थे। बिना हल के अगर कहीं भी कोई चीज हो जाती है तो उसके बाद मन में कसर रहती है कि इसको कुछ अधूरा रह गया, अब कैसे पूरा किया जाए, कब नंबर लगेगा। वही हाल यहां पर भी देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं दूसरा कारण इसका, 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जहां निजामुल मुल्क का देहावसान हो जाने पर उसके पौत्र मुजफ्फर जंग द्वारा दूसरे पुत्र नासिर जंग के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। एक तो दूसरा कारण यह हो गया, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध, यह भी इनका कारण रहा। तीसरा, ठीक उसी समय कर्नाटक में भी इस प्रकार का संघर्ष कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चांदा साहब के मध्य आरंभ हो गया। इन उत्तराधिकारी झगड़ों में दोनों ही शक्तियों ने खुलकर भाग लिया। फ्रांसीसियों ने चांदा साहब का साथ दिया तो मुजफ्फर जंग का समर्थन तथा अंग्रेजों ने नसीर जंग एवं अनवरुद्दीन का साथ दिया। इस प्रकार एक बार पुनः फ्रांसीसी एवं अंग्रेज भारत में संघर्ष के आमने सामने आ गए। चौथा कारण दोस्तों, तंजौर की समस्या ने एंग्लो फ्रेंच शत्रुता को और बढ़ा दिया। 1738 ईस्वी में पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर और ड्यूमा ने तंजौर में होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेकर अपनी सहायता के लिए कार्लाइन की बस्ती प्राप्त कर ली। उसके बाद दोस्तों 1749 ईस्वी में पुनः तंजौर में उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेजों ने इसमें देवी कोटाई नामक स्थान पर संघर्ष में मदद की, जिसके कारण फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच युद्ध और विरोध बढ़ गया। दूसरा इसके साथ आप देखते हैं कि अंबूर का युद्ध। ये अंबूर का युद्ध 1749 में, यानी डुप्ले, चांदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से संधि करने के उपरांत अपने समर्थकों को सिंहासन पर बैठाने के लिए प्रयास करने लगा और अब तीनों ने संगठित रूप से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया गया। 3 अगस्त 1749 को बेलोर के निकट अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया और उसका पुत्र मोहम्मद अली भाग गया। संपूर्ण कर्नाटक पर चांद साहब का अधिकार हो गया और ये आपके चांदा साहब ने फ्रांसीसियों की इसकी सहायता से प्रसन्न होकर पांडिचेरी के निकट 80 गांव पुरस्कार दे दिए। दूसरा आप देखते हैं हैदराबाद में फ्रांसीसी का प्रभाव। हैदराबाद जो आज आंध्र प्रदेश में कन्वर्ट हो गया है और उसमें 2 भाग हो गए हैं। आप देखेंगे फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने हैदराबाद से नासिर जंग को आमंत्रित करके उसको कर्नाटक पर आक्रमण करने हेतु भड़काया। 1750 में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और मुजफ्फर जंग को कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों ने धोखा दिया। नासिर जंग ने उन्हें बंदी बना लिया। इन कठिन परिस्थितियों में डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा और नासिर जंग के सैनिक उत्तराधिकारियों को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। इस तरीके से मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया गया। उधर नासिर जंग की हत्या कर दी गई थी और हैदराबाद के सिंहासन पर आसीन होने के उद्देश्य से डुप्ले ने योग्य एवं अनुभवी फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को उनके साथ भेज दिया। और वहां क्या होता है, मुजफ्फर जंग की मार्ग में ही हत्या कर दी गई। बुस्सी ने नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद के सिंहासन पर आसीन कर दिया।
सलावत जंग ने इस सहायता के उपलक्ष्य में उत्तरी प्रदेश फ्रांसीसियों को दे दिए और अंततः 1751 में संपूर्ण दक्षिण में फ्रांसीसियों का प्रभाव स्थापित हो गया। इसी तरीके से त्रिचनापल्ली में भी फ्रांसीसियों का प्रभाव हुआ। मद्रास में नया गवर्नर थॉमस सैंडर्स नियुक्त हुआ था। वह योग्य दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने मोहम्मद अली की सहायता से 1751 में त्रिचनापल्ली की ओर एक सेना भेजी। फ्रांसीसियों ने भी चांदा साहब की रक्षा हेतु सेना भेजी और अल्पकाल में ही संपूर्ण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया। और इस तरीके से तंजौर के शासक तथा मुरारी राव नामक मराठा सरदार एवं मैसूर शासक अंग्रेजों से आ मिले, जिससे समस्या और भी उलझ गई, जिससे अर्काट का घेरा में इस बीच रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करने का परामर्श दिया और इसका परामर्श तुरंत ही स्वीकार कर लिया गया। क्लाइव का उद्देश्य अनिरुद्दीन का ध्यान त्रिचनापल्ली से हटाने का था और अब क्लाइव 200 अंग्रेज तथा 300 भारतीय सिपाहियों के साथ कर्नाटक की ओर चल पड़ा। 1751 में यह अर्काट पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गया। जब चांदा साहब को इस चीज का समाचार मिला तो उन्होंने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना अर्काट की ओर भेजी और रजा खां ने क्लाइव को अर्काट में घेर लिया, परंतु क्लाइव भी 53 दिनों तक भूख का सामना करता गया। इसी बीच में अंग्रेजी सेना मेजर लॉरेंस के अध्यक्षता में वहां पहुंची और रजा खां को विवश होकर अपना घेरा उठाना पड़ा। इसके बाद देखते हैं कि क्लाइव और लॉरेंस आगे बढ़े और उन्होंने चांदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर ला को पराजित करके त्रिचनापल्ली पर अधिकार कर लिया। इधर आप देखते हैं डुप्ले की फ्रांस वापसी कैसे होती है। जब इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो डुप्ले ने अपना साथ नहीं छोड़ा और शीघ्र ही मराठा तथा मैसूर शासकों का समर्थन प्राप्त कर तंजौर के शासकों को तटस्थ रहने का परामर्श दिया। 1753 में उसने अपने साथ 3 लाख पाउंड खर्च करके त्रिचनापल्ली को पुनः घेर लिया और साल भर कभी अंग्रेजों की जीत हुई तो कभी फ्रांसीसियों की। इस बार फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को लेकिन वापस बुलाने का निर्णय किया, क्योंकि अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण डुप्ले निरंतर युद्ध करने की नीति से तंग आ चुका था। अतः डुप्ले को 1754 ईस्वी में फ्रांस वापस जाना पड़ा। इस प्रकार से उसका उत्तराधिकारी बनकर चार्ल्स रॉबर्ट गोडेडियू डे जेमेटो भारत आया और उसके आते ही अंग्रेजों से संधि वार्ता आरंभ हो जाती है। इसके बाद अंग्रेजों के साथ उससे संधि उत्पन्न हो जाती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कर्नाटक का एक तीसरे युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 के बीच होता है। पांडिचेरी की संधि अस्थायी सिद्ध हुई क्योंकि इसका अनुमोदन दोनों देशों की सरकारों द्वारा किया जाना था। लेकिन 1756 में यूरोप में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के मध्य 7 वर्षीय युद्ध आरंभ हो जाने से भारत में भी दोनों पक्षों में युद्ध आरंभ हो जाते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों का इधर अधिकार यानी अंग्रेजी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी सरकार ने अपने योग्य सेनापति काउंट डी लाली को विशाल सेना के साथ भारत भेजा। लाली अप्रैल 1758 में
भारत पहुंचता है और उसके आने से पूर्व ही अंग्रेज बंगाल पर विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। उनकी स्थितियां सुदृढ़ हो चुकी होती हैं। क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल के निजाम सिराजुद्दौला पर प्लासी युद्ध में विजय प्राप्त कर ही ली थी। मैंने बताया था यहीं से अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होने के जो बेस है यहीं से प्रारंभ होता है। इधर फ्रांसीसियों की फोर्ट सेंट डेविड पर विजय यानी जो 1758 में फोर्ट सेंट डेविड में अधिकार कर लेते हैं, उसके उपरांत तंजौर का घेरा डाल दिया जाता है। वहां से राजा से 56 लाख रुपए प्राप्त करके यह घेरा हटा दिया जाता है। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। अंग्रेजी बेड़ा बंगाल से वहां पहुंचा और लाली को बाध्य होकर तंजौर का घेरा उठाना पड़ा, जिससे फ्रांसीसी प्रभाव को हानि पहुंची। इसके बाद आप देखते हैं फ्रांसीसियों और मद्रासियों का घेरा कैसे पड़ा, मद्रास का कैसे घेरा। सेनापति लाली ने अब मद्रास पर आक्रमण करने की सोची और इस कार्य करने के लिए हैदराबाद से सेनापति बुस्सी को बुला लिया। लेकिन बुस्सी को बुलाना लाली की महान भूल थी, क्योंकि बुस्सी ने हैदराबाद से हट जाने पर कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया था और डर के कारण निजाम सलावत जंग भी अंग्रेजों से जा मिला। इधर फ्रांसीसियों ने मद्रास का घेरा डाल दिया, किंतु कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसी बीच वर्षा समाप्त हो गई। अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भी मद्रास आ गया। अंत में लाली को विवश होकर के यह घेरा भी उठाना पड़ा। इसी प्रकार से वांडीवास का युद्ध, वांडीवास के युद्ध में मद्रास के घेरे के बाद 1 वर्ष के बाद अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच एक छोटी झड़पें होती हैं, जिससे फ्रांसीसियों की स्थिति निरंतर खराब होती गई। 1759 के अंत में एक योग्य अनुभवी अंग्रेज सेनानायक सर आयरकोट एक विशाल सेना के साथ साथियों मद्रास पहुंचता है और 1760 में अंग्रेजी सेना फ्रांसीसी सेनाओं को मद्रास तथा पांडिचेरी मध्य स्थित वांडीवास स्थान पर बुरी तरह पराजित करता है। देखते हैं फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को इसमें बंदी बना लिया जाता है और वास्तव में जो वांडीवास का युद्ध है वो निर्णायक होता है। इस युद्ध में मालेशियन का कहना है कि इस युद्ध ने उस भवन को जिसे मार्टिन ड्यूमा तथा डुप्ले ने बनाया था धूल धूसित कर दिया गया। क्या इस युद्ध में उस भवन को जिसे मार्टिन ड्यूमा तथा डुप्ले ने बनाया था धूल धूसित कर दिया गया। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में कर लिया और अगले वर्ष के भीतर फ्रांसीसी भारत में अपने अधीन सारे भूभाग खो चुके थे। इस तरह युद्ध का समापन पेरिस की संधि के साथ होता है। दोस्तों, पेरिस की संधि क्या थी? पेरिस की संधि 10 फरवरी 1763 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य संधि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप भारत में दोनों पक्षों के मध्य युद्ध समाप्त हो जाते हैं। अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसी में 1749 तक थे वापस कर दिया गया। फ्रांसीसियों के पास ये क्षेत्र भारत के आजाद होने तक, परंतु साथ में ये शर्त लगा दी गई कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रखेंगे। इसके उपरांत भारत में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया तथा व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। इस प्रकार पेरिस संधि के उपरांत भारत में फ्रांसीसी राज्य स्थापित करने के सारे
स्वप्न समाप्त हो गए और अंग्रेजों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि पुर्तगाली और डचों को वे पहले ही पराजित कर चुके थे। तो दोस्तों, हमारे 15वीं-16वीं शताब्दी में इस तरीके से हमारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं, अपना व्यापार, जिनका उद्देश्य कभी व्यापार करना रहता था, लेकिन भारत की रियासतें और केंद्रीय नेतृत्व के न होने से तुरंत वो अपने राजनीतिक कस्ता लपेटने के लिए आतुर हो जाती थी। दोस्तों, कहते हैं कि अगर घर का मुखिया सही नहीं है, राज्य का सरदार प्रबल नहीं है, सेना का सरदार नहीं है, तो सेना तुरंत नेतृत्व चाहती है। और आप देखते हैं कि वो सब आए थे मसालों का व्यापार करने, लेकिन यहाँ की स्थितियों को देखते हुए बहते हुए पानी में हाथ धोना उन्होंने लाजमी समझा और हर एक आदमी, हर एक कंपनी वहाँ से आकर के व्यापारिक गतिविधियों के साथ राजनीतिक प्रसार में लग जाते थे। जैसे अंग्रेजों ने भी सबसे पहले कहा था व्यापार करना है, और फिर आपको देखते हैं कि 1813 में व्यापार समाप्त करने का हिंट दे दिया गया और उसके बाद 33 में पूर्णतया व्यापार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और फिर यह स्पष्ट कर दिया गया क्या कि व्यापार नहीं भूभाग हमारा नारा है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि हमारी जो भी यूरोपीय कंपनियां आई, यानी जैसे पहले पुर्तगालीज है कि नहीं, डच, फ्रांसीसी, है ना, डेनिस और फ्रांसीसी हमारी सबसे बाद में कंपनी आने वाली है, लेकिन अंग्रेजों ने सबसे लोहा लिया, अंग्रेजों ने सबसे खदेड़ दिया और उसके बाद अंग्रेजों ने ही भारतीयों पर हावी होकर के भारतीयों का शोषण किया और भारत को अपना उपनिवेश बना लिया और भारत से अपना रॉ मटेरियल लेकर के अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना करके भारत की पूरी इकोनॉमी को चौपट करके टेम्स नदी के उस पार अंग्रेजी खजाने में जमा करना शुरू कर दिया। और बामुश्किल से 15वीं शताब्दी में आए हुए कंपनियों से जो अंग्रेज हमारे पास रह गए थे, बाखूबी कम से कम 250 वर्ष समय लग गए उनसे आज़ादी प्राप्त करने में। आप देखते हैं कितने चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तब जाकर के हमारा जो देश आज जो स्वतंत्र है, तो वो किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलनों से हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो खंडों में होकर के, दो अधिराज्यों के रूप में होकर के स्वतंत्र हुआ था। ये स्वतंत्रता कितनी महंगी थी, कितने क्रांतिकारियों ने सर कटाए, कितने लोगों ने अपना सब कुछ गंवाया, सुख चैन दिन रात लगा करके, और आज हम अपने भारत को अच्छा सा सृजन करने के लिए हर तरीके से अपने अंदर राष्ट्रीयता सजो करके काम करना होगा और ऐसा कोई कृत्य नहीं करना होगा जिससे कि दोबारा यूरोपीय कंपनियां व्यापार करने के लिए आएं और हमारे राजनीतिक प्रभुत्व में हस्तक्षेप कर दें। हम जानते हैं आज हमारा भारत संप्रभु है, आत्म संप्रभु है, उसके पास दो संप्रभुताएं हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता यानी भारत के भौगोलिक संपूर्ण क्षेत्र में बसने वाले हर एक व्यक्ति को अधिकारता देने का आदेश। दूसरी बाह्य संप्रभुता, हमारे भारत की किसी संस्था, किसी देश या भारत को कोई भी अन्य राष्ट्र, संस्था या व्यक्ति अधिकार या कोई भी आदेश देने की अधिकारिता नहीं रखता है। ये हमारी
संप्रभुता